नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी की तीसरी क्लास के बारे में, यूनिट नंबर 2 के। इससे पहले यूनिट नंबर 7 की सारी क्लास मैं चर्चा कर चुका हूं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था। और इसी अकॉर्डिंग मैं अब की बार कुछ अलग टाइप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि ऐसे यूनिट्स या ऐसे चैप्टर्स जहां से परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे गए हैं पिछले 2-3 वर्षों में, उन टॉपिक्स को जो है कवर करने का प्रयास, या उन टॉपिक्स पर मेरी पैनी नज़र रही है और उसी नज़र या उसी दृष्टिकोण के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास अब की बार कर रहा हूं, खास करके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, तो बहुत ही बेहतर अंदाज में हम लोगों ने 2 क्लास देख लिया जियोग्राफी के, जिसमें आपको ह्यूमन जियोग्राफी पढ़ना था। इससे पहली वाली क्लास में हम लोगों ने देखा क्या, उसको थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने पहली क्लास में यूनिट नंबर 2 के हमने पहली क्लास में मानव और वातावरण के बीच में क्या संबंध है, और जो वातावरण है उसके कौन कौन से तत्व होते हैं। बेसिकली वातावरण 2 प्रकार का मैंने बताया था, एक प्राकृतिक वातावरण और एक सांस्कृतिक वातावरण। प्राकृतिक वातावरण के 3 फैक्टर्स बताए थे कि शक्तियाँ, कुछ तत्व और कुछ प्रोसेस काम करते हैं। और इसी प्रकार से हमने सांस्कृतिक वातावरण के तत्व और प्रक्रियाएं और शक्तियों के बारे में चर्चा करा था विस्तार से। और वातावरण और मनुष्य का समायोजन कैसे होता है, वातावरण समायोजन कैसे होता है, वो सब मैं आपको बता चुका था। इसके बाद में हम दूसरी क्लास में पहुंचे थे, और दूसरी क्लास में हम लोगों ने पर्यावरण निश्चयवाद की अवधारणा को समझा था, यानी इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म या इन्वायरमेंट डिटर्मिनिज्म के बारे में जाना था। और इसके सिद्धांतों में बेसिकली आप लोगों ने नाम सुना होगा, कॉल लिटर वगैरह हो गए, हम्बोल्ट हो गए, या फिर आपने नाम सुना होगा फ्रेडरिक रेटजल का। आपने उनकी शिष्या एक, उनका नाम सुना होगा, अमेरिकन भूगोलवेत्ता रही हैं, कुमारी एलन चर्चिल सैंपल। तो वो सभी लोग इसकी समर्थक रही हैं। और इसमें क्या था पर्यावरण निश्चयवाद में, कि पर्यावरण यहाँ पर जो है हावी होता है। पर्यावरण के अकॉर्डिंग मनुष्य का क्रियाकलाप, मनुष्य की चारित्रिक विशेषताएं, मनुष्य किस आर्थिक स्थिति का होगा, या मनुष्य की चारित्रिक विशेषताएं, या उसकी राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें जो होती हैं वो प्रकृति के अनुसार बदलती रहती हैं। प्रकृति एकदम से हावी है, प्रकृति मनुष्य के क्रियाकलापों को कंट्रोल करती है, यानी प्रकृति एक गौण पात्र के रूप में भूमिका अदा कर रहा होता है। वहीं पर जो प्रकृति है, वातावरण है, वो उस पर हावी हो जाता है और वातावरण मुख्य पात्र के रूप में सामने आता है। ठीक है, तो मनुष्य और वातावरण के संबंध में मनुष्य यहाँ पर फीका पड़ता है पर्यावरण निश्चयवाद में, लेकिन यहाँ पर प्रकृति यानी वातावरण जो होता है हावी हो जाता है मनुष्य पर। वातावरण के अकॉर्डिंग ही मनुष्य के क्रियाकलाप और तमाम प्रकार की चीज़ें डिसाइड होती हैं। क्लियर? तो ये सब चीज़ें मैंने आपको विस्तार समझा दी थी। लेकिन उसके बाद में एक दूसरी विचारधारा आती है पर्यावरण निश्चयवाद के बाद में, जिसका नाम है संभववाद। और खासकर जर्मनी के जितने विचारक रहे हैं, जर्मन विचारधारा के, वो सब पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को फॉलो करते हैं। फिर इसके बाद में आती है यूनिट नंबर 2 की तीसरी क्लास, जिसके बारे में हम लोग आज की वीडियो के माध्यम से जानेंगे। संभववाद के बारे में, पॉसिबिलिज्म के बारे में जानेंगे। ठीक है, पॉसिबिलिज्म की अवधारणा को हम समझेंगे। ठीक है, यानी कि किस तरीके से वातावरण एक संभावनाएं प्रदान करता है और मनुष्य उन संभावनाओं का अपने हिसाब से प्रयोग करता है। जैसे वातावरण ने मिट्टी आपको दे दी, अब मिट्टी, उस मिट्टी में आप चाहे तो महुआ का पेड़ लगाएं, चाहे केले का लगाएं, और चाहे आम का वृक्ष बैठा दें, या फिर आप उसमें गेहूं बोएं, या यूकेलिप्टस का पेड़ लगा दें, या सागवान लगा दें, सखुआ लगा दें, बबूल लगा दें, कुछ भी लगा दें। आप पे डिसाइड है कि आप उसमें मिर्चा की खेती करेंगे कि आप गोभी बैठाएंगे, आप गेहूं बैठाएंगे कि या सरसों बैठाएंगे, वो आप डिसाइड करोगे। यानी प्रकृति ने केवल आपको भूमि दी है, उस भूमि का उपयोग आप चाहे उस पर फैक्ट्री बनाओ, और चाहे उस पर जो है आप कोई कारखाना खोल दो, या फिर चाहे उस पर स्कूल खोल दो, या फिर उस पर अपना घर बनवा लो, वो प्रकृति आप पर छोड़ती है। तो एक संभावना प्रदान करती है प्रकृति हम लोगों को, वातावरण एक संभावनाएं देता है, उन संभावनाओं का हम अपने हिसाब से उपयोग करते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं चीजों को? तो वातावरण निश्चयवाद जो था, जो हमने इससे पहले चर्चा करा, उसमें प्रकृति हावी थी। वो वातावरण जो है हम लोगों को कंट्रोल कर रहा था, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से हमको कंट्रोल ही कर रहा था। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर वो दबदबा जो प्रकृति का था वो दबदबा नहीं होता है, बस एक संभावना प्रकृति देती है और मनुष्य अपने हिसाब से उसको करता है। जैसे अब इसके बारे में हम समझेंगे आज की वीडियो के माध्यम से, विस्तार से आपको बताने वाले हैं। तो बीए सेकंड सेमेस्टर में अगर आप हैं, बीए सेकंड सेमेस्टर, ठीक है, और जियोग्राफी आपका सब्जेक्ट है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, ये सब मैंने आपको बता दिया था। ये खास करके पर्यावरण निश्चयवाद के बारे में, पर्यावरण निश्चयवादी विचारकों में आपका नाम मैंने बताया था, इमैनुअल कांट का नाम, ठीक है, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम, चार्ल्स डार्विन का नाम, ठीक है, कॉल रिटर का नाम,
फ्रेडरिक रेटजल की अवधारणा और उनके बाद में उनकी शिष्या कुमारी एलन चर्चिल सेम्पल, और इस तरीके से हमने पूरी विस्तार से व्याख्या प्रस्तुत करके समापन किया था और कहा था कि भाई जिस तरीके से पर्यावरण निश्चयवाद बताया गया तो इसकी कई कड़ी आलोचनाएं भी करी गई हैं पर्यावरण निश्चयवाद की, तो सब मैंने आपको समझा दी थी। आज का जो वीडियो होगा उसके माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे संभववाद के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? संभववाद के बारे में। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं पॉसिबिलिज्म। ठीक है, तो व्हाट इज पॉसिबिलिज्म? पॉसिबिलिज्म क्या है और इसकी व्याख्या करते हुए इसके विकास का उल्लेख कीजिए। ऐसे प्रश्न आपसे, यानी कि ये इसका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट। ठीक है, एलुसिडेट इट्स डेवलपमेंट एंड एक्सप्लेन इट। तो ये बड़ा फेमस प्रश्न है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। तो संभववाद क्या है, सबसे पहले इसी को जानते हैं कि व्हाट इज पॉसिबिलिज्म या व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पॉसिबिलिज्म। पॉसिबिलिज्म से हम और आप क्या समझते हैं, इस चीज को सबसे पहले क्लियर करते हैं। है क्या पॉसिबिलिज्म? यही प्रश्न परीक्षा में खूब आता है। ठीक है, इसके समर्थकों को लेकर के ऑब्जेक्टिव में प्रश्न खूब पूछे गए हैं। देखिए, संभववाद एक ऐसी विचारधारा है जिसमें मनुष्य पर्यावरण का दास नहीं होता है। जैसे पर्यावरण का दास किसमें होता है? पर्यावरण निश्चयवाद में अभी तक हमने पढ़ा कि मनुष्य जो है पर्यावरण का दास होता है, यानी जिस तरीके से एक व्यक्ति अपने दास से काम करवाता है या अपने दास पर हुक्म चलाता है, ऐसे ही वातावरण मनुष्य पर हुक्म चलाता था वातावरण निश्चयवाद में। लेकिन जो दूसरी विचारधारा आई पॉसिबिलिज्म की, उसमें मनुष्य प्रकृति का दास नहीं होता या पर्यावरण का दास नहीं होता, इसलिए वह पर्यावरण से प्रभावित होता है और वह अपनी बुद्धि के बल पर तथा अपनी कार्यकुशलता के आधार पर पर्यावरण को प्रभावित करता भी है। यानी यहाँ पर मनुष्य प्रभावित भी होता है और मनुष्य पर्यावरण को प्रभावित भी करता है, दोनों स्थितियाँ यहाँ पर बराबर हो जाती हैं। अपनी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मानव प्राकृतिक शक्तियों पर विजय पाने की क्षमता भी रखता है। यानी प्राकृतिक शक्तियों पर, जैसे आप देखते रहे हैं कि आजकल हम हवाई जहाज से उड़ रहे हैं। ठीक है, आजकल हम समुद्रों में बड़ी बड़ी जहाजें तैरा रहे हैं, तो ये सब प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के ही बराबर लगभग में आप मानिए कि कुछ मात्रा में है। वनों को काट करके कृषि के लिए खेती हम बना लेते हैं, पशु के चराने के लिए हम जगह जो है बना लेते हैं, नदियों पर बांध बना करके हम सिंचाई कर लेते हैं, जल विद्युत पैदा करते हैं, जल से बिजली उत्पन्न कर लेते हैं। तो ये सब प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के एक पहलू या एक चरण ही तो हैं, और क्या है। तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य ने अपनी बुद्धि और अपने बल और अपनी कार्यकुशलता के अकॉर्डिंग, अपनी क्रियाशीलता के हिसाब से उसने बहुत कुछ किया है और प्रकृति पर नियंत्रण भी काफ़ी कुछ खींचा है। खनिजों का उपयोग करना हुआ, तमाम प्रकार के खनिजों का अलग अलग मात्रा में हम उपयोग करते हैं, नगरों परिवहन मार्गों का निर्माण कर रहे हैं, अंतरिक्ष का आविष्कार हो रहा है, लगातार मनुष्य जो है बुध पर, मतलब कि आप देखते हैं चंद्रमा पर, मंगल पर, ऐसे मंगल ग्रह हो गया या फिर अलग अलग ग्रहों पर हमारे विमान जा रहे हैं। हमने पूरे के पूरे आकाश मंडल में तमाम सारे कैमरे सैटेलाइट सेट कर दी हैं। तो ये सब मनुष्य का प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के ही बराबर है। मानव ने पर्यावरण पर विजय पाई है। ठीक है, तो इस तरीके से कई सारे मुद्दे आप रख सकते। तो संभववादी विचारक जो हैं वो कहते हैं कि मनुष्य केवल प्रकृति का दास नहीं है, बल्कि प्रकृति पर विजय प्राप्त करने की सामर्थ्य भी रखता है, क्षमता भी रखता है। मानव भूगोल की संभववाद विचारधारा का विकास जो है वो फ्रांस में जाकर के होता है। फ्रांसीसी विद्वानों की देन, फ्रांस में संभववादी विचारधारा को काफ़ी सहारा मिला। जहाँ पर्यावरण निश्चयवाद की विचारधारा को आप देखते हैं कि जर्मनी वाले जो विद्वान हैं वो सब समर्थन देते हैं। वहीं पर आप देखेंगे बेटा कि जर्मन संप्रदाय जहाँ पर पर्यावरण निश्चयवाद को फॉलो करता है, वहीं पर जो फ्रांस नाम का देश है या फ्रांसीसी जो विचारक हैं वो सब किसको, खास करके संभववाद की विचारधारा को प्रोटेक्ट करते हैं, उसको आगे बढ़ाते हैं, उसका समर्थन करते हैं। संभववाद का विकास करने वाले प्रमुख भूगोलवेत्ताओं में सबसे पहला नाम आता है वाइडल डिलाब्लास या विडाल डिलाब्लास का, और अगर वास्तविक संस्थापक की बात करें तो भी विडाल डिलाब्लास ही इसके रहेंगे। इसके अतिरिक्त भी कई फ्रांसीसी विद्वान जैसे कि डिमांजिया हैं, ब्लेचार्ड हैं, फेब्रे हैं, ब्रोसेन, कार्लोसावर, ऐसे तमाम प्रकार के फ्रांसीसी विद्वानों ने इसके विकास में बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस विचारधारा के कुछ भूगोलवेत्ताओं के विचार अधोलिखित हैं। एक एक विद्वानों के विचारों को हम समझते हैं कि इसका विकास कैसे कैसे हुआ, अपने अपने मत को किस तरीके से लोगों ने बताया। विडाल डिलाब्लास फ्रांस के बहुत बड़े विद्वान या भूगोलवेत्ता माने जाते हैं और उन्होंने इसका प्रतिपादन किया, इसका समर्थन किया। जहाँ एक तरफ पर्यावरण निश्चयवाद का बोलबाला था, प्रकृति का दास मनुष्य या प्रकृति के गुलाम बन करके रह गया था,
वहीं पर उन्होंने कहा कि नहीं, प्रकृति का गुलाम मनुष्य नहीं होता है, मनुष्य ने काफी हद तक प्रकृति को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। ठीक है, प्रकृति, हाँ, प्रकृति संभावनाएं प्रदान करती है, इसीलिए पॉसिबिलिज्म इसका नाम पड़ा, चूंकि संभावनाएं मिलती हैं और संभावनाओं को हम अपने हिसाब से उसको यूज करते हैं। ठीक है, जहां पर संभावनाएं जैसी होती है उसी संभावनाओं के अकॉर्डिंग मनुष्य जो होता है उन संभावनाओं का अपने हिसाब से उसका प्रयोग करता है, लाभ उठाता है। तो आइए हम विद्वानों की परिभाषाओं को मतलब कि देखते हैं कि किस तरीके से संभववाद की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या बातें कही। सबसे पहला नाम हेडिंग डालेंगे वाइडल डिला ब्लास या विडाल डिला ब्लास। 1868 में इनका जन्म होता है, 1918 में मृत्यु होती है। विडाल डिला ब्लास को संभववाद का संस्थापक माना जाता है। ऑब्जेक्टिव में कई बार प्रश्न पूछा जाता है, तो संभववाद के संस्थापक कौन है? विडाल डिला ब्लास। पर्यावरण निश्चयवाद के समर्थक कौन या जो है संस्थापक कौन है? तो है फ्रेडरिक रेटजल। वास्तविक रूप से अगर वो देखे तो उन्होंने अपनी पुस्तक, किसने? विडाल डिला ब्लास की पुस्तक का नाम है मानव भूगोल के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। ये पुस्तक बड़ी फेमस है। क्या नाम है? प्रिंसिपल्स ऑफ ह्यूमन जियोग्राफी। पुस्तक के लेखक कौन है? तो विडाल डिला ब्लास है। इस पुस्तक के दूसरे अंश में इन्होंने मानव को एक सक्रिय भौगोलिक कारक माना है कि मनुष्य एक सक्रिय भौगोलिक कारक के रूप में भूमिका निभाता है। मानवीय क्रिया पृथ्वी के सजीव व निर्जीव दोनों प्रकार के तत्वों में परिवर्तन करती है और इस प्रकार ब्लास ने मनुष्य के विकास तथा क्रिया यानी एक्टिविटी को और चॉइस को महत्व दिया। उसके मतानुसार ब्लास के मानव का विकास, मानव का विकल्प मानव के मानसिक और सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। मानव का विकास कर ले, यहाँ पर मानव का विकास जो होता है वो मानव के मानसिक और सामाजिक प्रारूप तथा प्रौद्योगिकी के स्तर पर निर्भर करता है। अर्थात पृथ्वी पर अनेक संभावनाएं फैली हैं। मानव की गतिविधि उसकी संस्कृति के अनुसार होती है। मानव स्वयं एक क्रियाशील प्राणी है। ब्लास ने मानव को महत्व देते हुए लिखा है कि प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कभी नहीं हो सकती या नहीं होती है। तो प्रकृति बस एक सलाह देती है या एक संभावना प्रदान करती है, अब उस पर हमको क्या करना है वो हम खुद डिसाइड करते हैं, और यही बात संभववाद की मूलभूत अवधारणा है। नेचर टू नेवर मोर देन एन एडवाइजर, यानी जो प्रकृति है एक सलाहकार के रूप में होती है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होती है। ऐसा कौन कहते हैं? ब्लास कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कई बार आया हो, नोट डाउन करें। प्रकृति एक सलाहकार से अधिक कभी कुछ नहीं होती या उससे अधिक नहीं होती है। ये किसने कहा? तो विडाल डिला ब्लास ने कहा। उसके अनुसार भिन्न भिन्न समूहों में पाए जाने वाले अंतर प्राकृतिक पर्यावरण के कारण नहीं बल्कि मानव के दृष्टिकोण, मानव के मूल्य और आदतों में अंतर के कारण होते हैं। जो प्राकृतिक पर्यावरण जो अलग अलग समूहों में अलग अलग जगहों पर जो मनुष्य के क्रियाकलापों में जो डिफरेंस दिखाई पड़ता है पृथ्वी पर, वो उनके क्रियाकलापों पर, उनके दृष्टिकोण पर, उनके मूल्यों पर और उनके समाज कैसे हैं, उनकी आदतें कैसी मनुष्य की, उसके अकॉर्डिंग वो अलग अलग होते हैं। अपनी अभिरुचियों, अपनी आदतों में अंतर के कारण से मानव समूहों के लिए पर्यावरण अनेक संभावनाएं उपस्थित करता है। मानव एक ऐसा भौगोलिक उपकरण है, जियोग्राफिकल फैक्टर होता है मनुष्य, जो कर्म प्रधान होता है और कर्तु प्रधान, यानी कि जो है पैसिव एंड एक्टिव, दोनों प्रकार के कर्म प्रधान और कर्तु प्रधान दोनों ही मनुष्य होता है। उसने अपनी वैकल्पिक और प्रौद्योगिक समझ से अपनी प्रिय फसलों को अपनाया है और उगाया भी है, और विभिन्न प्रकार की जलवायु के उपयुक्त बनाने के लिए उसकी अनेक नई नई किस्में विकसित कर ली हैं और उन्हें अन्य क्षेत्रों में पैदा भी करने लगा है। जैसे कि पश्चिम बंगाल में गेहूं की खेती करना शुरू होना हो, या फिर आप देखते हैं दक्षिण भारत में आप देखते हैं जहाँ पर जो है कपास और इन सभी खेती होती थी, वहाँ पर भी खाद्यान्न फसलें होने लगी हैं। ठीक है, आप देखते हैं अलग अलग जगहों पर, या भारत की ही बात करी जाए तो जहाँ जिन क्षेत्रों में अभी तक वो खेती नहीं हो पाती थी किन्हीं कारणों के बस में, वो सारी खेती आज संभव हो पा रही है। तो कहीं ना कहीं पे मनुष्य ने, या आप देखते हैं उत्तर भारत में, या उत्तर भारत छोड़ ही दो, आप यूरोपीय कंट्रीज़ में चले, जैसे आप चलेंगे यूरोपीय कंट्रीज़ में बेटा, तो यूरोपीय कंट्रीज़ में क्या है, बहुत ठंडी पड़ती है। ऐसी स्थिति में जो ठंड के इलाके होते हैं वहाँ पर जो खेती खास करके नहीं होती है, ठंडे इलाकों में जो सब्जियां नहीं होती हैं उनको उगाने के लिए ग्रीन हाउस नाम का एक घर बनाया जाता है। उस घर में ऐसी हवाएं होती हैं, ऐसी गैसों को भरा जाता है जो कि गर्म करती हैं, या सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें वहीं पर रुक जाती हैं, या सूर्य से आने वाली जो किरणें होती हैं वहीं पर रुक जाती हैं और वातावरण पूरा गर्म हो जाता है, और उस गर्म वातावरण में वो सब्जियां उगाते हैं। फिर जो भी फसल उनको गर्म फसल या गर्मी के महीने में खानी होती है वो ठंडी में भी मिल जाती है। इस तरीके की तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं हो चुकी हैं।
आप देते हैं हमको गर्म लगती है, हम एसी चला लेते हैं। तो सारी चीज़ें जो है हमको एक प्रकार से प्रकृति जैसे हमको कन्वर्ट करती है, वैसे हम अपने बुद्धि का प्रयोग करके प्रकृति के अनुकूलन करने के लिए हम नाना प्रकार के चीज़ों का आविष्कार कर लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपना जीवन सफल बनाते हैं। क्लियर? तो मनुष्य ने अपने विचारों से, अपनी बुद्धिमत्ता से प्रकृति को एक प्रकार से या प्रकृति के हिसाब से चलने के लिए अपने आप को प्रिपेयर भी किया है और प्रकृति पर कंट्रोल पाने के लिए काफ़ी हद तक काम भी किया है। तो ऐसा कह देना कि प्रकृति का दास केवल मनुष्य है, ऐसा बिल्कुल गलत होगा। ठीक है? मनुष्य ने काफ़ी कुछ किया है। अगले विद्वान का नाम आता है जो विडाल डी लबलास के समर्थकों में सबसे अग्रणी नाम है, उनका नाम है जीन्स ब्रूंस। 1839 में जीन्स ब्रूंस का जन्म होता है और 1930 में इनकी मृत्यु हो जाती है। जीन्स ब्रूंस निश्चयवाद के विरोधी थे, जो पर्यावरण निश्चयवाद है इसके विरोधी थे, तथा इसकी मान्यता थी जीन्स ब्रूंस की कि यद्यपि मनुष्य को अपने वातावरण में रह करके कार्य करना पड़ता है, परंतु इसका अर्थ ये नहीं होता कि वह वातावरण का दास है, गुलाम है वातावरण का। नहीं, वातावरण के अंडर में जरूर काम करता है। जैसे एक अधिकारी के अंडर में एक कर्मचारी काम करता है, एक एसओ के अंडर में 2-3 ठो सिपाही काम करते हैं, क्या सिपाही उसके दास है? नहीं है। तो सेम ऐसे ही काम करता है वो। ठीक है? उन्होंने अपनी पुस्तक मानव भूगोल यानी ह्यूमन या जियोग्राफिक ह्यूमाइन नाम की एक पुस्तक है, उस पुस्तक में जीन्स ब्रूंस लिखता है उसके दूसरे भाग में कि मानव द्वारा वनस्पति जगत तथा पशु जगत पर कृषि की नई तकनीकी से प्राप्त की गई विजय और अनुकूलन की व्याख्या इसने बड़ी विस्तार से करी है। इसने कहा कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसे वातावरण में परिवर्तन लाने की महान शक्ति प्राप्त है। ये प्रश्न परीक्षा में आपसे कई बार पूछा जाता है कि मानव एक क्रियाशील प्राणी है जिसे वातावरण में परिवर्तन लाने की महान शक्ति प्राप्त है। किसने कहा? तो जीन्स ब्रूंस ने कहा। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। संसार की वस्तुएं समय के साथ साथ बदलती रहती हैं। हमारे चारों तरफ की प्रत्येक वस्तु में परिवर्तन लगातार हो रहा है। प्रत्येक वस्तु बढ़ रही है या घट रही है, फिर भी प्राकृतिक पर्यावरण द्वारा कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं या की जाती हैं। मानव यद्यपि इन सीमाओं को पूर्णतया लांघ नहीं सकता है, उन सीमाओं से के अंदर में रह करके ही काम करता है, तो उसमें परिवर्तन अवश्य कर सकता है। यानी कि लेकिन सीमाओं को लांघ ना करके वो सीमाओं में परिवर्तन जरूर कर, सीमाओं को घटा बढ़ा सकता है मनुष्य। इतनी शक्ति मनुष्य के पास हो गई। यानी मनुष्य जो है वो पूर्णतया प्रकृति का दास नहीं है, बस हाँ वो कुछ एक प्रकार से कुछ हद तक प्रकृति के अंडर में रह करके काम जरूर करता है। संभववाद ये कहता है। तीसरी बात, ईसा वोमेन। ईसा वोमेन का जन्म हुआ था 1879 में और 1950 में उनकी मृत्यु हो जाती है। 1950 कर लें। बोमेन के अनुसार मानव का विकास प्राकृतिक पर्यावरण से नहीं होता है। प्रकृति मानव के समीप परिस्थितियां प्रस्तुत करती हैं जिसका प्रयोग वह अपने ज्ञान के अनुसार करता है। जैसे आपके पास खेत है, अब उस खेत में आप चना बो चाहे घुइया बो, ठीक है, मैंने आपको पहले बता रखा है। जैसे यूरोप महाद्वीप में आलू और मक्का की पैदावार ने इस महाद्वीप का आर्थिक ढांचा ही बदल दिया है, क्योंकि यूरोप महाद्वीप में आलू और मक्का खेती ज़्यादा होती है। इन्होंने बताया कि पर्यावरण मानव का समूह के विकास पर कुछ अनुबंध डालता है। जो जो मानव के ज्ञान, चिंतन और सामूहिक कार्यों में उन्नति होती जाती है, त्यों त्यों पर्यावरण में नए नए तथ्यों की खोज भी शुरू हो जाती है और पुराने तथ्य नए तथ्य महत्व प्राप्त करते जाते हैं और पुराने तथ्य जो होते हैं खत्म होते जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य तथा पर्यावरण का संबंध पारस्परिक है, एक दूसरे को प्रभावित करने वाला है। ठीक है, कोई किसी पर हावी नहीं है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, इस तरीके से बहुत ही बेटर तरीके से चीज़ों को हम जान पाते हैं। एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझनी होगी कि अगर आपको हमारे कोर्स में ज्वाइन होना है या हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन होना, पीडीएफ प्राप्त करनी सभी की, तो SMS करें 9161 93 62 पर और तुरंत ज्वाइन हो जाएं। अपना नाम, अपने यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। मात्र 100 रुपीज़ फीस रखी गई, बाकी यूट्यूब पर आपको लेक्चर्स मिलते रहते हैं। 100 रुपीज़ फीस में आपके लिए क्या क्या व्यवस्था की गई, सबसे पहले ये जानें। इस 100 रुपये फीस में आपके लिए व्यवस्था की गई है सभी सब्जेक्ट, यानी कि सभी सब्जेक्ट में आपके 3 मेजर सब्जेक्ट हो गए, 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी आपकी मात्र 100 रुपीज़ में करवाई जाएगी। और ये 100 रुपये में जो तैयारी हो जाएगी, इसमें क्या होगा, इसमें आपको लाइव क्लास की लिंक भी मिलेगी, वीडियो लेक्चर्स भी मिलेंगे, ठीक है, PDF नोट्स भी आपको मिलेंगे, मॉडल पेपर रिवीजन क्लास, ठीक है, ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी। ऑब्जेक्टिव लिखित सभी टाइप के मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास सब कुछ मिलेगी और बहुत ही बेहतर अंदाज में तैयारी आपकी होगी। तो ऐसे में किसी प्रकार कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ज्योग्राफी के साथ आपका पॉलिटी है, हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, ठीक है, या और भी सब्जेक्ट है, तो उन सभी की तैयारी भी आपके साथ साथ होती रहेगी।
क्लियर? तो फटाफट से एसएमएस करके आप हमारे साथ जुड़ जाएं। तुरंत एसएमएस करें 91 193 60 62 पर, और इस पर एक स्कैनर भेजा जाएगा आपके पास, और उस पर आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा, या किसी दूसरे से भी आप सेंड करवा सकते हैं। तो जो भी आपको उचित लगे आप उसको करवा सकते हैं। ठीक है, चलें। ईशा बोमेन ने लिखा कि मानव अपनी वैज्ञानिक और प्रौद्योगिक सोच से दक्षिणी ध्रुव पर आरामदेह और प्रकाश से पूर्ण नगर बना सकता है, और शिक्षा से रंगमंच तथा खेल कूद आदि की व्यवस्था भी कर सकता है, अथवा कुछ पनामा जैसी नहरें खोदने में जो खर्च करता है उतना खर्च करके सहारा में ऐसे कृत्रिम पर्वतों का निर्माण भी कर सकता है जो वर्षा को विवश कर सकते हैं। यानी कि सहारा के मरुस्थल में जहाँ पर बारिश नहीं होती है वहाँ पर बारिश करवाने में भी सक्षम है मनुष्य, क्योंकि वहाँ पर एक कृत्रिम पर्वत का निर्माण कर देगा। ठीक है, और कृत्रिम पर्वत का निर्माण करेगा तो फिर जो तूफान उठते हैं समुद्र से, वो तूफान उस पर्वत से टकरा करके, या फिर जो मानसून है वो मानसूनी लहरें जा करके टकरा करके, और फिर क्या करेंगी, वो एक प्रकार से आकर के फिर वहीं पर बरस जाएंगी। तो इस तरीके से कृत्रिम बारिश भी मनुष्य करवा सकता है। तो ये चीज़ें एक प्रकार से संभव हैं। ठीक है, और तो मनुष्य जो है वो अपने हिसाब से बहुत कुछ आगे कर सकता है, प्रकृति का दास नहीं है। उपर्युक्त विद्वानों के अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वानों ने भी संभववाद की विचारधारा का समर्थन किया है, जिसमें कार्ल ओ सावर का नाम आता है। ठीक है, बोरो का नाम आता है। समय समय के साथ साथ निश्चयवाद की भांति संभववाद की भी आलोचना धीरे धीरे करके लोगों ने करनी शुरू कर दी। मनुष्य की प्रकृति पर विजय के संबंध में आशंका व्यक्त की गई कि भाई मनुष्य प्रकृति पर विजय कैसे प्राप्त कर सकता है। केवल एसी का विकास कर लेने से, चंद्रमा पर चले जाने से, मंगल पर चले जाने से आप प्रकृति पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते। आज भी ऐसे बहुत सारे अनसुलझे रहस्य हैं जिसका पर्दाफाश मनुष्य नहीं कर पाया है। तो कहीं ना कहीं पे केवल ये कह देना कि प्रकृति जो है, प्रकृति पर मनुष्य ने कंट्रोल कर लिया, तो गलत बात है। निश्चयवाद में प्रकृति को व संभववाद में मनुष्य को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया है, जो बिल्कुल भी अनुचित है। निश्चयवाद विचारधारा या पर्यावरण निश्चयवाद में प्रकृति को एकदम से चढ़ा दिया गया कि प्रकृति जो है एकदम से राजा है और वहाँ पर मनुष्य एकदम से खत्म है, और संभववाद में मनुष्य एकदम से राजा बना हुआ है और प्रकृति एकदम से खत्म स्थिति में दिखाई गई है। ये दोनों बातें बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, मानव चाहे जितनी भी उन्नति कर ले बेटा, वह प्रकृति को पूर्णतः नियंत्रण में नहीं कर सकता, और ना ही प्रकृति के नियंत्रण में पूर्णतः मनुष्य, मतलब पूर्णतः प्रकृति के नियंत्रण से मुक्त हो सकता है मनुष्य। आज भी पृथ्वी पर ऐसे अनेक भूमि है जहां मानव बसाव विकसित नहीं हो पाया, मनुष्य वहां पर नहीं रह पाया है। जैसे टुंडा प्रदेश हो गया, अंटार्कटिक का प्रदेश हो गया, एक भी व्यक्ति वहां पर निवास नहीं कर सकता। ठीक है, ये एक प्रकार से आज भी चैलेंज बना हुआ है। लेकिन हो सकता है भविष्य में कोई ऐसी चीज़ें आएँ जो यहाँ पर मनुष्य के जीवन को बसाने में सक्षम हो पाएँ। तो लेकिन फिर भी अभी तक नहीं हुआ है। तो अभी तक आप लोगों ने क्या समझा? पर्यावरण में पर्यावरण निश्चयवाद समझा। ठीक है, पर्यावरण निश्चयवाद में क्या था कि पर्यावरण जो है मनुष्य को अपना दास बना करके रखता है, वहाँ पर पर्यावरण हावी है मनुष्य पर। जबकि आपने संभववाद समझा, संभववाद में क्या है, मनुष्य जो है हावी है पर्यावरण पर। अब जो तीसरी विचारधारा आएगी वो सर्वमान विचारधारा है, अधिकतर विद्वानों ने उसको जो है सपोर्ट किया है, वो है आधुनिक निश्चयवाद की अवधारणा, जिसको आप नव निश्चयवाद भी कहते हैं। न्यू डिटर्मिनिज्म के नाम से जानी जाती वाली थ्योरी जो है बड़ी फेमस है, मॉडर्न डिटर्मिनिज्म या फिर न्यू डिटर्मिनिज्म। ये एक प्रकार से बड़ी फेमस है और इसी को रुको और जाओ निश्चयवाद भी कहा जाता है। ग्रिफिथ टेलर का योगदान इसमें बड़ा फेमस है। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, और चौथी क्लास में हम लोग रुको एंड जाओ सिद्धांत यानी नव निश्चयवाद के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।